तो जय हिंद दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डबल के बारे में। डबल यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो मैं आज आप लोग के सामने सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ डबल के बारे में। मैं आप लोग को सारी जानकारी दूंगा कि डबल बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, इसमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी, और मैं इन सारे पॉइंट्स में आप लोग को मैं डिस्कस करेंगे, डिटेल में इस वीडियो को जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डबल के पोस्ट को हम सारे पॉइंट्स के थ्रू जानने वाले। एग्जाम, पावर, एलिजिबिलिटी, ट्रेनिंग, वर्क प्रोफाइल और सैलरी, इस सारे पॉइंट्स के थ्रू हम डबल के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को डबल यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर कि क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि ये पोस्ट क्या होता है और इसमें क्या काम करना होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें वाइट सैलरी बहुत ज़्यादा होती है और ब्लैक सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है। ब्लैक सैलरी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ब्लैक मनी होता है, लेकिन इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे प्रॉपर वे में। क्या होता है वो आप सभी को पता होगा। ये एक 4800 ग्रेड पे वाली सैलरी की वाली जॉब है, यानी कि एसएससी के थ्रू मिलने वाली जॉब्स में ये सबसे ज़्यादा सैलरी इसी मिलता है, डबल असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। और इनका रिक्रूटमेंट सीधा प्रेसिडेंट के थ्रू होता है और ये गैजेटेड रैंक के अंदर लाई करते हैं। तो अब बात करते हैं एक डबल ऑफिसर करता क्या है, वो काम क्या करती है। तो ये बेसिकली ऑडिट का काम करती है, किसी पर्सनल कंपनी या पर्सन के लिए नहीं, ये ऑडिट करती है गवर्नमेंट के लिए, यानी कि हमारे सरकार के लिए। जैसे कि भारत सरकार की बहुत सारी कंपनी हो गई, जैसे कि इंडियन रेलवे हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, और भी अलग अलग कंपनी है जहाँ पे भारत सरकार की पार्टनरशिप होती है, वहाँ पे ये ऑडिट करती है। अब मान लीजिए कि भारत सरकार के पास बहुत सारा पैसा आता है, बहुत सारा पैसा बाहर जाता है, इन्वेस्टमेंट होता रहता है, बहुत सारे खर्चे होते रहते हैं, बहुत सारे पैसा टैक्स के थ्रू आता रहता है। तो अब मोदी जी या भारत सरकार के पास हर चीज़ का हिसाब तो होगा नहीं कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया। तो उन सारे हिसाब को रखने के लिए एक ऑडिट ऑफिसर रखा जाता है, अपॉइंट किया जाता है, ताकि वो हर एक पैसे का हिसाब कर सके कि कितना पैसा कहाँ से आया और कितना पैसा किस स्कीम में खर्चा हुआ है। तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में कि एओ बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है और कौन से एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ता है। तो एक डबल एओ बनने के दो तरीके होते हैं, या तो पहले आप डायरेक्टली एओ बन सकते हैं, या तो पहले आप एएस ऑडिटर होंगे सीएजी में, उसके बाद 2 प्रमोशंस के बाद आप डबल एओ बन सकते हैं। और दोनों ही क्राइटेरिया में आपको एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ता है। इसमें एक और खास बात होती है, अब तो खास समझ लो या मुसीबत समझ लो, मतलब सीजीएल का एग्जाम पूरी तरह से क्रैक करने के बाद इसका जो डिपार्टमेंट है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, वो अलग से एक और एग्जाम करवाती है आप लोग का। जो इस डिपार्टमेंट में चयनित होते हैं, जो इस डिपार्टमेंट को चूज करते हैं, डिपार्टमेंट उनका एग्जाम अलग से कंडक्ट कराती है। और अगर इसमें फेल हुए तो वापस से डिग्रेड कर दिए जाओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको निकाल लेंगे, आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगा, पोस्ट मिलेगा, लेकिन डबल ए की जगह पे आपको उसके नीचे का पोस्ट दिया जाएगा। और इसका कट ऑफ भी अलग होता है बाकी सारे पोस्ट के मुकाबले, क्योंकि इसी कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई जाती है। जो कट ऑफ 1, 2, 3 का लिस्ट में आता है, जो 1 होता है ना, जो पहली लिस्ट होती है, इसी की होती है। और इसका कट ऑफ भी काफ़ी अलग होता है बाकी सारे पोस्ट के मुकाबले, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत ही हाई जाती है। आपने देखा होगा जो 3 लिस्ट आती है, फाइनल लिस्ट जो 3 आती है, उसमें जो पहली लिस्ट होती है वो डबल ए वालों की ही होती है। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होता है डबल ए बनने के लिए। तो एलिजिबिलिटी में ज़्यादा कुछ नहीं, आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, फिर आपने बीकॉम कर रखा हो, बीए कर रखा हो, कोई बीएससी कर रखा हो या कोई बीटेक कर रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। ये तो हो गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा एक डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी होता है। इसका बेनिफिट जो है आपको आगे प्रोसेस में मिलता है। अगर आपका डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है तो इसका जो बेनिफिट है आपको आगे के प्रोसेस में काफ़ी मिलता है। आगे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होता है आपको मैं बता दे रहा हूँ। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यानी कि सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट, कंपनी सेक्रेटरी, मास्टर्स इन कॉमर्स, मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़, मास्टर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में, मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सारे होते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में। अगर आपके पास ये सारी डिग्रीज भी हैं तो आगे के प्रोसेस में आपको काफ़ी बेनिफिट दिया जाता है, मिलता है। और अगर एज की बात की जाए तो 30 इयर्स तक एज के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए। बाकी इसके अलावा एज का रिलैक्सेशन भी मिलता है अकॉर्डिंग टू योर कास्ट, अकॉर्डिंग टू योर कोटा। अब बात करते हैं वर्क प्रोफाइल के बारे में कि इसमें आपको क्या काम मिलता है, क्या काम करना पड़ता है जब आप एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन के अपॉइंट होते हो शुरू में। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है, तो इसलिए आपको इस काम को बहुत अच्छे से और बहुत ही बारीकी से करना पड़ता है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो कि CA एंड AG के अंडर में आता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है
अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए सेंट्रल और स्टेट के लिए। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज होती हैं उसका भी पूरा अकाउंट्स का जो काम होता है उस इसी के अंडर में आता है। इसमें आपको सीनियर ऑडिटर्स जो होते हैं उनके असिस्ट करना पड़ता है, उनके साथ आपको हेल्प करना पड़ता है। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं ऑडिट करने के लिए, गवर्नमेंट कंपनीज में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, और इसमें आपको कुछ सीरियस डिसीजंस भी लेने पड़ सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको सीनियर ऑडिटर्स को, सीनियर अकाउंटेंट्स को इसको रिपोर्ट करना पड़ता है। और इसमें आपको ऑडिट करने के लिए बाहर जाना पड़ता है और उसका इंस्पेक्शन भी अच्छे से करना होता है। उसके बाद इन सारी रिपोर्ट्स को बना के अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ता है अपने ऑडिटर्स को, अपने सीनियर ऑडिटर्स को। इसमें इनिशियली पोस्टिंग के बाद फील्ड जॉब बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 4-5 साल के लिए। लेकिन उसके बाद जब आप डेस्क जॉब में आते हैं तो आपको प्रॉपर हेडक्वार्टर में रहना पड़ता है और फुल्ली डेस्क जॉब भी करना पड़ता है। लेकिन इनिशियली 4-5 साल के लिए आपको प्रॉपर फील्ड जॉब करना पड़ता है। अब जल्दी से बात करते हैं पावर के बारे में कि इसमें इस पोस्ट में क्या पावर्स होती है, कितनी पावर्स होती है। तो बाकी सीजर की पोस्ट जैसे सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, एक्साइज हो गया, इसमें गजब का पावर्स होता है। उसमें उनके मुकाबले पावर्स तो नहीं होता है, लेकिन इसमें भी एक अलग टाइप का पावर होता है, एक सोशल रिस्पेक्ट के साथ। अब बात करते हैं सैलरी, जिसकी सबको ज़रूरत होती है, सबको ज़रूरत है, सब इतनी मेहनत करते हैं सैलरी के लेकर। तो AO यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो कि 4800 ग्रेड पे की सैलरी है, सीजर के थ्रू मिलने वाली सबसे ज़्यादा सैलरी इन्हीं को होती है। लगभग 70,000 to 80,000 इनकी सैलरी होती है मंथली। इसके अलावा भी काफ़ी आपको अलाउंसेस मिलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सारे TADA कटने के बाद, HRA मिलने के बाद बहुत सारे अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं सैलरी के अलावा। अब बात करते हैं इस पर्क्स के बारे में कि आपको ये पोस्ट क्यों ज्वाइन करना चाहिए, आपको इस अपने प्रेफरेंस में क्यों डालना चाहिए एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को। तो मैंने लिख रखा है, आपको फटाफट आप पढ़ दे रहा हूँ। क्या लिखा है मैंने? हाईएस्ट पेइंग जॉब थ्रू SSC CGL। SSC CGL के थ्रू मिलने वाली सबसे ज़्यादा सैलरी इसी मिलता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहले वाले पॉइंट्स में। स्टेबिलिटी होती है जॉब की, आपको एक स्टेबल जॉब मिलती है, आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ता है। इनिशियली 4-5 साल तक आपको फील्ड जॉब रहता है, लेकिन उसके बाद आपको प्रॉपर एक हेडक्वार्टर में ही रहना पड़ता है और एक 9 to 5 जॉब करना पड़ता है। पावर भी काफ़ी आप लोगों में पहले बता चुका है, उतनी पावर नहीं है जैसे CBI और ED वालों को मिलती है, लेकिन एक पावर है, एक सोशल रिस्पेक्ट भी है। गैजेटेड पोस्ट है, आपको समझ ग्रुप B का पोस्ट आता है। गैजेटेड पोस्ट में आता है एक UPSC के रैंक के बराबर होता है, लेकिन UPSC वालों के रैंक नहीं आता है, लेकिन UPSC के बराबर होता है। वर्क लाइफ बैलेंस भी होता है। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब होता है कि आप अपने काम के साथ साथ अपने जो बाकी काम होते हैं, जैसे फैमिली हो गई, अपना पर्सनल कुछ काम हो गया, उसको भी आराम से बैलेंस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है। अब बात करते हैं कॉन्स के बारे में कि इस पोस्ट में आपको क्या कॉन्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखो भाई, सिंपल सी बात है, जहाँ फ़ायदा होता है थोड़े बहुत नुकसान भी वहाँ होते हैं। सबसे पहले तो यही कि एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम होता है आपका Tier 2 के बाद, मतलब आपको एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम देना पड़ता है ऑडिट ऑफिसर बनने के लिए Tier 2 के बाद। और इसके अलावा एक SAS एग्ज़ाम भी होता है सीजर क्रैक करने के बाद, जो कि डिपार्टमेंट खुद लेती है। उस बच्चों का जो लोग सीजर के थ्रू आते हैं इस डिपार्टमेंट में, वो डिपार्टमेंट खुद लेती है। मतलब ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट जो होता है CAG के अंडर, वो भी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है जो बच्चे सिलेक्ट होकर आते हैं इसके AO बनने के लिए। मिनिमम 3 से 4 प्रमोशंस ही होते हैं पूरे लाइफ में, तो ज़्यादा आपको प्रमोशंस नहीं मिलते, सिर्फ 3 या 4 प्रमोशन मिलते हैं आपको पूरे अपने करियर में। लॉट ऑफ फील्ड वर्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इनिशियली आप किसी घुसोगे अपनी इस वाले पोस्ट में तो आपको फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है, लेकिन कुछ साल के बाद थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इनिशियली फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो यार बस यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो पता है आप लोग क्या करना, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और यार जिससे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम की ID, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।